Hello student, welcome to your economics class and we are doing our chapter 11 foreign exchange rate and our today's topic is disequilibrium of foreign exchange rate. हमने इक्विलिब्रियम किया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. तो अगर उस रेट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा मीन्स रेट हाई भी हो सकती है और वो रेट लो भी हो सकती है, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. अगर रेट इंक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर रेट डिक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को डिटेल में करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमने 11th क्लास में किया था वो डिस्कस करते हैं, उसको रिमाइंड करते हैं. आपने गुड्स के प्राइजेस डिसाइड किए थे. गुड्स के प्राइजेस किसके बेस पर डिसाइड होते हैं, उसकी डिमांड, उस प्रोडक्ट की, उस गुड की डिमांड और सप्लाई के बेस पर. अगर आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है या डिमांड कम हो जाती है, ऐसे ही अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है या सप्लाई कम हो जाती है, उसका इफेक्ट किस पर पड़ता था, उस प्रोडक्ट के प्राइस पर पड़ता था. सेम एज इट इज़ यहाँ इस चैप्टर में हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, और उसके प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन करेंसी का प्राइस है कि हम फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए कितने रुपीस पे कर रहे हैं, कितनी डोमेस्टिक करेंसी पे कर रहे हैं. तो इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट पर भी किसका इफेक्ट पड़ता है, डिमांड और सप्लाई का. अब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों कंसेप्ट को अब हम करते हैं वन बाय वन. करेंसी डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी डेप्रिसिएशन? Currency depreciation refers to situation when domestic currency, इंडिया के केस में क्या होगी हमारी रुपीज़, depreciate और losses its value in relation to a foreign currency say US dollar. अगर हम इंडियन रुपी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, यूएस डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक करेंसी की अगर वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन कहेंगे कि इंडिया की करेंसी क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है. सो दैट यू नीड मोर रुपी टू बाय अ डॉलर. अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो आपको डॉलर को परचेज करने के लिए ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे. एग्जाम्पल क्या है, if US dollar exchange for rupees 70 instead of 60 earlier, the domestic currency means Indian currency shows depreciation. मीन्स पहले आपको डॉलर मिलता था 60 रुपीज़ में, एक्सचेंज रेट क्या थी, $1 इक्वल टू 60 रुपीज़. बट अगर वो रेट कितनी हो जाती है, 70 रुपीज़ हो जाती है, मीन्स 60 से बढ़कर 70 में अब आपको डॉलर 70 में मिलेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. रेट तो बढ़ गई, 60 से 70 होगी, बट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. जो काम पहले 60 रुपीज़ कर रहे थे वही काम अब कितने रुपीज़ कर रहे हैं, 70 रुपीज़ कर रहे हैं. तो 60 रुपीज़ की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 70 रुपीज़ की इक्वल होगी. इसका मतलब वैल्यू कम होना. डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू कम होना. इसलिए रेट का बढ़ना मीन्स वैल्यू का कम होना, मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. नेक्स्ट है करेंसी एप्रिसिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी एप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का अपोजिट, रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी रुपी एप्रिशिएट और गेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी से यूएस डॉलर सो दैट यू नीड लेस रुपीज़ टू बाय अ डॉलर. अब आपको डॉलर खरीदने के लिए कम रुपीज़ चाहिएंगी. एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यूएस डॉलर एक्सचेंज फॉर रुपीज़ 50 इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 60 अर्लियर, द डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी शो एप्रिसिएशन. कि जैसे आपका जो पहले डॉलर आता था, $1 जो है हमारा, वो कितने रुपये में एक्सचेंज हो रहा था, 60 रुपीज़ में एक्सचेंज हो रहा था, और अब उसी डॉलर की वैल्यू 60 से कम होकर कितनी रह गई, 50 रुपीज़ की रह गई. अब देखो यहाँ जो पहले हमें चीज़ कितने में मिल रही थी, 60 में मिल रही थी, अब 50 में मिल रही है. इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई, रेट कम हो गई,
फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गई 60 से 50 पर, बट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू को इंक्रीज होना ही हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी एप्रिसिएशन? Increase in the value of domestic currency. What do you mean by depreciation? Decrease in the value of domestic currency. अब ये जो फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मार्केट एक्सचेंज रेट है, ये डिसाइड कौन करती है? डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होगा? डिमांड या सप्लाई में चेंज होने की वजह से। और डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंज होता है वो एक्सचेंज रेट को कैसे इफेक्ट करता है, उसको आगे डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट देखना है किस चीज़ का? अगर आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, आपके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व गिवन है। एसएस जो है ये आपका सप्लाई कर्व है, डी जो है आपका इनिशियल डिमांड कर्व है। अब आपकी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आपका कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था, D1 हमारा नया डिमांड कर्व है। मींस मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज हो गई, लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हुआ। सप्लाई उतनी ही है, डिमांड चेंज हो गई। तो प्रोडक्ट के टाइम पर हम क्या करते थे? अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम है, सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं करते, तो प्राइजेज इंक्रीज हो जाते थे। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो, पहले हमारी एक्सचेंज रेट क्या थी? OR, ये E है इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट जहाँ कट कर रहा था तो हमारी एक्सचेंज रेट R पर डिसाइड हुई थी। हम यहाँ क्या लेते हैं एक्स एक्सिस पर? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और यहाँ लेते हैं डोमेस्टिक करेंसी। अब जो फर्स्टली जब हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई थी, तब हमारी एक्सचेंज रेट किसके इक्वल थी? OR की इक्वल थी। लेकिन जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो गई, आपका कर्व शिफ्ट हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नया E1 ये आ गया, और यहाँ पर आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी है? R1। तो हमारी एक्सचेंज रेट OR से OR1 हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई। और इसी इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा? एस हमारा सप्लाई कर्व है, डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है। दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? पॉइंट E पर कट कर रहे हैं। और हमारी एक्सचेंज रेट कितनी डिसाइड हुई है? OR डिसाइड हुई है। अब इकोनॉमी में क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है फॉरेन करेंसी की, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया D1। वो कर्व कौन सा है हमारा? D1। इट मीन्स हमारी डिमांड कम हो रही है, तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा आ गया? हमारा E1। और यहाँ हमारी एक्सचेंज रेट कितनी है? R1। OR1 एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई, तो डिमांड के कम होने से एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हो जाती है। डिमांड के ज़्यादा होने से एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाती है। मीन्स एक्सचेंज रेट में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसको हम बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट, सप्लाई का इफेक्ट देखो। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, एस हमारा सप्लाई कर्व है, दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट E पर। OR हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गई। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो हमारा कर्व वो शिफ्ट हो जाता है कौन सी साइड? डाउनवर्ड, राइट साइड। तो ये हमारा कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया। अब डिमांड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? E1 पर। और यहाँ एक्सचेंज रेट कितनी है आपकी? OR1। इसमें इट मीन्स रेट क्या हो गई? डाउन हो गई। तो सप्लाई के इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट,
इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब देखो डी डी इनिशियल डिमांड कर्व, एस हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व, दोनों ई पर कट कर रहे हैं। जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई हमारा कर्व शिफ्ट हो गया, S1 पर चला गया। कर्व शिफ्ट हुआ तो हमारी रेट भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आ गया और वो कहाँ पर जा रहा है, R1 पर। हमारी न्यू एक्सचेंज रेट कितनी हो गई, OR से OR1 इंक्रीज हो गई। दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सप्लाई इंक्रीज होने से रेट डिक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज होने से रेट इंक्रीज होती है। कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है सप्लाई में एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट में। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन में। मीनिंग, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। एप्रिसिएशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के रिलेशन में हमारी कंट्री की डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना। कॉज क्या है, किस वजह से होता है डेप्रिसिएशन होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एप्रिसिएशन के रीज़न क्या है, डिमांड का कम होना, सप्लाई का ज़्यादा होना। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, और एप्रिसिएशन क्या करता है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। वाई, बिकॉज मोर गुड्स कैन बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन में क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, $1 हमें पहले 60 रुपीज़ में मिल रहा था, अब $1 की वैल्यू कितने रुपीज़ हो गई, 70 रुपीज़ हो गई। अब इट मीन्स जो फॉरेनर है वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे। $1 से पहले वो 60 रुपीज़ की गुड्स परचेज कर पा रहे थे, लेकिन अब उसी डॉलर से वो 70 रुपीज़ की गुड्स परचेज कर पाएंगे, मतलब डॉलर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। अब 70 की इंडिया में कितने की गुड्स सेल हुई, 70 की गुड्स सेल हो गई, मतलब ज़्यादा गुड्स सेल हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एप्रिसिएशन में इसका उल्टा होगा, एप्रिसिएशन में क्या होगा, लेस गुड्स कैन बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन में क्या होता है, $1 की रेट जो पहले 60 रुपीज़ थी अब कितनी रह गई, 50 रुपीज़ रह गई। पहले वो डॉलर इंडियन मार्केट में 60 की गुड्स परचेज कर रहा था, अब वही डॉलर इंडियन मार्केट में कितने की गुड्स परचेज करेगा, 50 की गुड्स परचेज करेगा। मतलब जो गुड्स परचेज की हैं उनकी अमाउंट कम हो गई, तो हमारे एक्सपोर्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हुआ कैसे इफेक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। इफेक्ट ऑन इंपोर्ट। Depreciation, it leads to decrease in import, it leads to increase in imports. Depreciation से imports decrease होते हैं, appreciation से import increase होते हैं। कैसे, अब देखो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना। हमें दूसरी कंट्री से गुड्स अगर परचेज करनी है तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिएगी। अब डेप्रिसिएशन है, मतलब हमारे लिए वो करेंसी महंगी है। पहले हम $1 60 में परचेज कर रहे थे, अब हम $1 70 में परचेज कर रहे हैं, तो हम उतने ही रुपीज़ में कम डॉलर परचेज कर पाएंगे। कम डॉलर परचेज कर पाएंगे तो दूसरी कंट्री से हम गुड्स भी कम परचेज कर पाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। एप्रिसिएशन कैसे एक्ट करेगा, अब देखो जो डॉलर पहले हमें 60 में मिल रहा था, अब वो डॉलर हमें कितने में मिलने लग गया, 50 में। सस्ता हो गया, चीप हो गया डॉलर हमारे लिए, हम ज़्यादा अमाउंट परचेज कर पाएंगे, हम ज़्यादा डॉलर परचेज कर पाएंगे। सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ से हम ज़्यादा डॉलर परचेज कर पाएंगे। ज़्यादा डॉलर परचेज करना मतलब ज़्यादा इंपोर्ट, हम ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ, बिकॉज द डोमेस्टिक करेंसी नीड टू पे मोर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हमारे
इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। एप्रिसिएशन में क्या होगा, बिकॉज द डोमेस्टिक कंट्री विल हैव टू पे लेस टू गेट सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हमारे इंपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज योर ओवरऑल टॉपिक ऑफ एप्रिसिएशन एंड depreciation of foreign exchange rate. I hope you all understood the topic. Now learn this concept and make notes very carefully.